हेलो स्टूडेंट्स, हेलो जी, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम जी, वेलकम टू द सेशन। हम लोग यहाँ पे जीएसटी का एग्जाम्पशंस का रिवीजन कर रहे हैं। ये जो रिविजनरी क्लासेस हैं जीएसटी एग्जाम्पशंस में, ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। मंडे से स्टार्ट किया था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज थर्सडे हम लोग ये वाली अपनी 4th क्लास कर रहे हैं। कोशिश मेरी पूरी ये रहेगी कि हम ये वाला चैप्टर आज और कल में इसको कंप्लीट कर दें। दोस्तों, जीएसटी एग्जाम्पशंस का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में इस बार सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए हैं। 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था एंड सिंस दैट टाइम सबसे ज़्यादा अगर किसी एक बार में अमेंडमेंट्स हुए हैं तो वो इस चैप्टर में हुए हैं, एग्जाम्पशंस के चैप्टर में, और इस बार हुए हैं वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। इस लिहाज से एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। आपका जो पहला क्वेश्चन केस स्टडीज़ का आता है उसमें भी पूछा जा सकता है। जो आपका पहला क्वेश्चन जीएसटी पेमेंट कैलकुलेशन का या जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेशन का आता है उसमें भी पूछा जा सकता है। और अदरवाइज एक स्टैंड अलोन अलग से क्वेश्चन अगर है तो वो भी पूछा जा सकता है। तो यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। तो अगर हम लोग स्टार्ट कर दें आज की इस क्लास को, तो आज हम लोगों ने जो बड़े बड़े टॉपिक्स करने हैं उसमें एक टॉपिक तो हमारा ये एग्रीकल्चर वाला है, उसके बाद एक टॉपिक हमारा एजुकेशन वाला आता है, और बाकी कुछ और टॉपिक्स भी हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स वाले भी टॉपिक्स हैं हमारे पास, और ऐसे कुछ और। तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर, सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आप प्लांट्स, किसी भी तरह के पौधे, पेड़ पौधे उगाने का काम करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। और इसी प्रकार से अगर आप कोई जानवर पालने का काम करते हैं, तो जानवर, किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर हो, उसको पालने का अगर आप काम करते हैं तो उसको भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहा जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप घोड़े पालने का काम करते हैं, हॉर्स रेयरिंग का काम अगर आप करते हैं, तो सिर्फ वही एक एक्सेप्शन केस है जहाँ पे उसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि साहब ये हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। इसके पीछे कारण भी समझ आता है, और वो ये है कि किसी का अगर बिजनेस घोड़े पालने का है, घोड़ों को मेंटेन करने का है, तो वो प्राइमरली हम लोग बात कर रहे हैं, वो प्राइमरली और मेनली हॉर्स रेसेस के लिए होता है, जो कि एक बैटिंग एक्टिविटी है। और इस बैटिंग एक्टिविटी को कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहती है। इस रीज़न से मेरे को ऐसा लगता है कि रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस को एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं माना गया है। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर लिख के दी हैं। रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, और ये बाकी की सारी चीज़ें। इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हमारा क्या मतलब है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का कोई मतलब है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो खेती बाड़ी के दौरान उगाया गया है, और अगर उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई फर्दर प्रोसेसिंग हुई है, तो उस फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से उसका जो एसेंशियल कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, फिर फर्दर प्रोसेसिंग किस तरह की हो सकती है? फर्दर प्रोसेसिंग इस तरह की हो सकती है कि साहब उसको आप मार्केटेबल बना सकें। मार्केटेबल बना सके, इसका मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे एक इस तरीके की प्रोसेसिंग करें जिसकी वजह से आप उसको बाजार में ले जाके, मंडी में ले जाके आराम से बेच सकें। जैसे एक उदाहरण अगर आपको मैं दूं, गेहूं, वीट को उगाया जाता है, लेकिन वीट को अगर मंडी में ले जाके बेचना है तो वीट को बड़े बड़े गनी बैग्स के अंदर पैक किया जाता है। मैंने कहा गनी बैग्स का मतलब होता है जूट की बोरी, या सिंपल भाषा में आप बोरी कह सकते हैं। तो अगर वीट को बोरी में पैक कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहा जाएगा, क्योंकि गेहूं का एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, और उस गेहूं को हम लोग पैक करके बाजार ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, मंडी ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस एक्टिविटी, पैकिंग की एक्टिविटी को भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही माना जाएगा। और इस प्रकार से और बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हो सकते हैं। देन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और अगर उसका नेचर चेंज हो जाता है
तो डेफिनेटली उस एक्टिविटी को एग्रीकल्चर एक्टिविटी ना मानते हुए उसके ऊपर हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आपने लेटर से गन्ना उगाया और गन्ने से अगर आपने चीनी बना दी, तो गन्ना एक अलग प्रोडक्ट है, चीनी एक अलग प्रोडक्ट है। या अगर आपने गुड़ बना दिया, जिसको हम लोग जैगरी बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो जैगरी एक अलग प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से अगर आपका प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो रहा है तो फिर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। अब एग्जेम्प्टेड सर्विसेज कौन कौन सी हैं, ज़रा एक बार वो देख लेते हैं। एंट्री नंबर 24 हमें बताता है कि अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, वेयर हाउसिंग, वो सब कुछ आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड अलग से लिखा हुआ है राइस। मैंने आपको पहले क्लासेस के अंदर भी ये बात बताई थी कि हम चावल नहीं उगाते हैं, हम लोग धान उगाते हैं, जिसको अंग्रेजी में पैडी कहा जाता है, और पैडी में से चावल निकलता है, पैडी में से राइस निकलता है। तो राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बट मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बट जीएसटी पर्पसेस के लिए सब जगह राइस को एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की तरह ही ट्रीट किया गया है। तो जो भी एग्जम्पशंस बाकी प्रोडक्ट्स को मिलते हैं वो एग्जम्पशन राइस को भी दिया गया है। इसी वजह से एंट्री नंबर 24 सिर्फ राइस के बारे में बात कर रही है। अगर राइस का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, वेयर हाउसिंग की एक्टिविटीज़ हैं तो इन एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानते हुए इसके ऊपर हम लोग जीएसटी इम्पोज नहीं करेंगे। देन इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई वेयर हाउसिंग एक्टिविटी है ऑफ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब ये माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेसिकली फॉरेस्ट प्रोडक्ट ही होते हैं। आप लोगों ने रामायण ज़रूर देखी है, सुनी है, पढ़ी है। तो रामायण में आपने सुना, देखा, पढ़ा कि जब लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं, मेघनाथ का उनको तीर लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं, तो फिर हनुमान जी हिमालय पर्वत में जाते हैं और वहाँ से संजीवनी बूटी लेके आते हैं। तो संजीवनी बूटी इज नथिंग बट जड़ी बूटियाँ जो आज भी यूज़ होती हैं। आयुर्वेदा जो हमारे पास एक स्टडी ऑफ मेडिसिन है, उसके अंदर आज भी जड़ी बूटियाँ यूज़ होती हैं। तो इस तरह की जो जड़ी बूटियाँ हैं जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एक और अगर मैं आपको इसमें एग्जाम्पल दूँ, वो है सैंडलवुड, चंदन। चंदन अगेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। आमतौर पर सड़कों पे आपने कभी नहीं देखा होगा कि चंदन का पेड़ है, लेकिन हाँ, चंदन के पेड़ आप लोगों ने जंगलों में ज़रूर देखे होंगे। तो चंदन का पेड़ कैन बी द अनदर एग्जाम्पल, और इस तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उस फॉरेस्ट प्रोडक्ट की वेयर हाउसिंग की एक्टिविटी है, तो उसको भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानते हुए उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे। एंट्री नंबर 24A में मैंने आपको यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी परिभाषा क्या है वो दी हुई है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है मैंने, अगर आप उसको ध्यान से देखें, बैम्बू है, ब्रशवुड है, कोकोन है, हनी है, लैक्स है, तेंदू लीव्स हैं, केनू लीव्स हैं, बहुत कुछ और। देन एंट्री नंबर 25B में इस बार मेजर चेंज हुआ है, मेजर बदलाव हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जिनको पहले हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानते थे उनको अब हटा दिया गया है। एग्जेम्पशन से हटा देना, इसका मतलब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन किस किस का एग्जेम्पशन अभी भी कंटिन्यू है, ध्यान से पड़ेगा। अगर स्टोरेज या वेयर हाउसिंग की एक्टिविटी है और वो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग हो रही है सीरियल्स की, अनाज की, पल्सेस मतलब दाल, फ्रूट मतलब फल, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, तो अगर हम लोग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सर्विसेज दे रहे हैं अनाज के लिए, दालों के लिए, फल के लिए और सब्जियों के लिए, तो इनको एग्रीकल्चर एक्टिविटी माना गया है जो कि एग्जेम्प्ट रहेगा। इनके अलावा कोई और प्रोडक्ट है, जैसे पहले लिखा हुआ था बहुत कुछ, नट्स मतलब जैसे बादाम, काजू, वो सब कुछ, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर, कॉटन, और ये सारी चीज़ें जो पहले लिखी हुई थी, अब इन सब को यहाँ से हटा दिया गया है। एग्जेम्पशन से हटा देना, इसका मतलब ये हो गया
कि अब उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। देन इसी प्रकार से एंट्री नंबर 53A जो कि फ्यूमिगेशन से रिलेट कर रहा था वो भी हटा दिया गया। एग्जम्पशन से हटा देने का मतलब इसके ऊपर अब जीएसटी लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। देन हम लोग आते हैं एंट्री नंबर 54 पे। एंट्री नंबर 54 कहता है कि साहब खेती बाड़ी के ऑपरेशंस से रिलेटेड, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उनको हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहेंगे, जिसके ऊपर हम लोग जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। अब एग्रीकल्चर ऑपरेशंस से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं, आओ जरा इसको ध्यान से देखें। मैंने उसका डिटेल एनालिसिस आपको दिया हुआ है। मैंने बस सारे वर्ड्स तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ वर्ड्स अगर मैं आपको बोल दूँ, जैसे कि साहब मान लीजिए कि कल्टीवेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बीज बोने का समय है, कल्टीवेट करने का समय है, इरिगेशन का समय है, हार्वेस्टिंग का टाइम है, कटाई का टाइम है, तो लेबर हम लोग बुला लेते हैं, लेबर को इंगेज कर लेते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो लेबर की सर्विसेज एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, जीएसटी नहीं लगेगा। थ्रैशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और सभी प्रकार की जो टेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, इट कैन बी सॉइल टेस्टिंग, इट कैन बी योर वाटर टेस्टिंग, इट कैन बी दीज काइंड ऑफ टेस्टिंग एक्टिविटीज़, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग बात करें ब्रीडिंग ऑफ फिश, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इनको भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही माना गया है, जिसको एग्जाम्प्ट रखेंगे, टैक्सेबल नहीं करेंगे। देन जो हमारे पास रबर, टी, कॉफ़ी है, ये रबर, टी एंड कॉफ़ी की जो कल्टीवेशन है इसको भी हम लोग मानेंगे कि साहब ये हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, जिसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। देन इफ़ वी हैव सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, फार्म लेबर मैंने भी जैसे बताया कि खेत पे काम करने वाले जो लेबर है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर वो लेबर सप्लाई करने का काम करता है तो लेबर सप्लाई करने को भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी माना गया, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। देन बहुत सारे और ऐसे प्रोसेसेस हैं जो एग्रीकल्चर फार्म के ऊपर होते हैं, खेत के ऊपर होते हैं, जो कि किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग में मदद करते हैं, लेकिन उसका नेचर नहीं चेंज करते, उसको भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी माना गया है। जैसे कि टेंडिंग, ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, कूलिंग, प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग, क्योरिंग, बल्क पैकिंग, कटिंग, ट्रिमिंग, सॉर्टिंग, सन ड्राइंग, इन सब एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर एक्टिविटी माना गया, कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है उसको किराए पे दे देना, या अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर मशीनरी है उसको किराए पे दे देना, उसको किराए पे देने की एक्टिविटी को भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी माना गया, जिसके ऊपर हम लोग जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उसकी लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, वेयर हाउसिंग आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा। ध्यान रखना, यही लाइन, यही वर्डिंग्स हमने पहले राइस के लिए पढ़े थे और अब हम लोग उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो इससे समझ आता है कि राइस को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं माना गया है, बट स्टिल उसको, राइस को वैसी ही एग्जम्पशन दी गई है जो वैसे अदरवाइज किसी नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दी जाती हैं। देन वी हैव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, खेती बाड़ी की एक्टिविटी सिखाना, उससे रिलेट करती हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसान को ये सिखाया जाए कि भाई आप अपनी खेत के ऊपर और किस तरह की क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़े, जिससे कल्टीवेशन बढ़े, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ कहते हैं। देन वी हैव जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी के जो सर्विसेज हैं, मंडी, अनाज मंडी की जो सर्विसेज हैं, उनको भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी माना गया, जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। देन जब हम लोग कोई जॉब वर्क का काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग कोई मिडिलमैन का काम कर रहे हैं और उसको भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी माना गया है। जॉब वर्कर, कोई अगर आप मिडिलमैन का काम कर रहे हैं, उदाहरण देता हूँ मैं आपको इसमें कि साहब मान लीजिए आपने पान का पत्ता उगाया। अब पान का पत्ता, बीटल लीव्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पान का पत्ता उगाने के बाद उस पान के पत्ते की बहुत ज़बरदस्त प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, तभी वो पान का पत्ता बाजार में बेचने लायक बन सकता है। तो मान लीजिए एज अ किसान आप पान का पत्ता उगा रहे हैं, लेकिन पान के पत्ते के ऊपर जो प्रोसेसिंग करनी है उसे बेचने लायक बनाने के लिए वो प्रोसेसिंग आप किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं।
किसी जॉब वर्कर से वो प्रोसेसिंग करवाते हैं, तो यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है। देन कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रैपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जिसकी वजह से उनका एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होता है, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानते हुए उसके ऊपर जीएसटी हम लोग इम्पोज नहीं करने वाले हैं। ठीक, तो बहुत बहुत एक्सटेंसिवली मैंने आपके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर किया है यहाँ पे, और आपको डिटेल में इस बात को सीखना होगा कि कब जीएसटी लगेगा, कब जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जामिनर कुछ ना कुछ पूछता है। और देन मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, एग्जांपल नंबर 250 है। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ हैं, तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं वो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं, उसके साथ के ही एग्जांपल्स मैं आपको ये सारे दे रहा हूँ। 250, 251 कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हुए हैं। ईमानदारी से बताऊं तो एग्ज़ाम के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में मैंने एग्ज़ाम के बारे में मेंशन किया हुआ है और कुछ क्वेश्चन में एग्ज़ाम के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ, जो कि गलती मेरी है, मेरे को वो करना चाहिए था, लेकिन समहाउ चलो वो मिस हुआ है मेरे से। ये वाला एक पॉइंट है, इसको आप ज़रूर करके जाना। ये वाला क्वेश्चन जो है ये मई 2014 में एग्ज़ाम में आ चुका है। हो सकता है कि मई 2023 में 9 साल के बाद इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ऑलरेडी पहले आया हुआ है, तो इसे कर जाना, मिस मत करना। एक पॉइंट जो मैंने कई बार यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स को करने के लिए, वो है स्टड फार्म। स्टड फार्म मैं एक बार देखूं कि मैंने कहीं पे कहाँ लिखा, ये रहा लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू स्टड फार्म। तो ये स्टड फार्म्स क्या होते हैं ये मैं आपको बहुत ब्रीफली बता देता हूँ। स्टड फार्म्स जो बेसिकली होते हैं वो घोड़ों के लिए अस्तबल होते हैं। घोड़ों के जो अस्तबल हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टड फार्म्स अंग्रेजी भाषा में। हालांकि उसको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। स्टेबल भी इसको हम लोग बोलते हैं, स्टेबल भी कहते हैं। अमेरिकन भाषा में अगर बोले तो स्टड फार्म्स है। अमेरिकन लैंग्वेज छोड़ के अगर हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में आ जाए तो स्टेबल बोलेंगे उसको, और हिंदी में हम लोग उसको अस्तबल बोलते ही हैं। तो ये सब कुछ जो है ये अब क्योंकि घोड़ों से रिलेटेड है और घोड़ों को पालना एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, इस वजह से स्टड फार्म भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी का पार्ट नहीं माना जाएगा। और लीजिंग आउट ऑफ अ लैंड टू अ स्टड फार्म, इट इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इट विल बी टैक्सेबल। इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो इस वर्ड को ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए एंड देन आपको लगे कि यार ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं वर्ड। तो मैंने ऐसी पोजीशन ना हो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने ये वाला वर्ड आपको दिया, और आप इसको आराम से मैनेज कर लेंगे अब एग्जाम के अंदर। आई एम फुली अश्योर ऑफ दिस थिंग। Next we have the sports persons and the sports activities. स्पोर्ट्स पर्सन्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से रिलेटेड कौन कौन से सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्ट रहेंगी, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन या चर्चा कर रहे हैं। दिस इज आर एंट्री नंबर 68। जो भी सर्विसेज कोई स्पोर्ट्स प्लेयर रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को दे रहा होगा वो एग्जेम्प्ट रहेंगी। लेकिन स्पोर्ट्स प्लेयर के अलावा और भी कुछ लोगों की सर्विसेज जो रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दी जा रही है वो एग्जेम्प्ट है। आपको याद होगा अभी मैं अगर आज से कोई लगभग 2, 2.5, 3 महीने पहले की बात करूं तो इंडिया में गर्ल्स अंडर 17 जिसको फीमेल अंडर 17 भी कहा जाता है, गर्ल्स अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था। पूरे वर्ल्ड से लगभग 32 कंट्रीज़ की जो स्पोर्ट्स फीमेल्स हैं, फुटबॉल खेलती हैं, उम्र 17 साल से कम की है, वो इंडिया में आए थे और एक वर्ल्ड कप इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप था। कोरोना से पहले बॉयज़ वर्ल्ड कप हो चुका था और उसके कोरोना के बाद अभी गर्ल्स वर्ल्ड कप भी इंडिया में हुआ। फीफा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ इसमें ये था कि ये जब ये वर्ल्ड कप होना था तो उससे लगभग कोई महीना पहले ये चर्चा चल रही थी कि शायद ये वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं हो पाएगा, इसको वर्ल्ड कप को इंडिया से शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कि भाई वर्ल्ड कप होने वाला है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ 1 महीना पहले ही
ये अनाउंसमेंट्स हो जाए फीफा के द्वारा कि साहब हम लोग वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा अनाउंसमेंट क्यों हुआ? अनाउंसमेंट इस वजह से हुआ क्योंकि इंडिया में जो फुटबॉल का एसोसिएशन है, ऑल इंडिया फुटबॉल समथिंग, AIF समथिंग उसका नाम है, उसको या उसके रिकग्निशन को ख़त्म कर दिया गया। उसकी रिकग्निशन ख़त्म क्यों हुई, उसके पीछे भी कारण है। जो फीफा पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल को की गवर्निंग बॉडी है, उनका एक बड़ा सिंपल सा असूल है, सिद्धांत है कि साहब जो भी स्पोर्ट्स बॉडी, कंट्री की स्पोर्ट्स बॉडी है, उसके अंदर पॉलिटिशियंस का या सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑल ट्रिक्स एंड प्लेज ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जो हमारा फुटबॉल एसोसिएशन था उसके अंदर ऐसा नहीं हुआ, उसमें तो कुछ दखल अंदाजी हुई। एक फुटबॉल के हमारे बहुत बड़ा नाम जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उन्होंने फुटबॉल के ये एसोसिएशन के ऊपर जो चेयरमैनशिप है या डायरेक्टरशिप है उसके ऊपर उन्होंने एक तरह से कब्जा करके बैठे हुए थे पिछले 15-20 सालों से। और बार बार ये बात होती थी कि भाई फुटबॉल एसोसिएशन में इलेक्शंस करवाओ, लेकिन वो इलेक्शंस बार बार पोस्टपोन हो रहे थे। तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसको बर्खास्त किया और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के, कुछ स्टेट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के और कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर्स की एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को कहा कि आप ये फुटबॉल एसोसिएशन जो इंडिया की है आप उसको रन करो। जब ऐसा हुआ तो जो फीफा है उसने इस चीज़ का ध्यान रखा और फीफा ने कहा कि अब इसका मतलब ये हो गया कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन इज नाउ बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट एंड देयर इज अ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। और इस पॉइंट पे उन्होंने जो इंडिया की फुटबॉल एसोसिएशन है उसका जो मेंबरशिप है वो कैंसिल कर दिया फीफा से। अब जब मेंबरशिप कैंसिल हुआ तो फिर प्रॉब्लम यह है कि भाई अब फुटबॉल का वर्ल्ड कप कैसे हो, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ फीफा और वहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप भी नहीं हो सकता। फिर जब सरकार को ये समझ आया कि भाई सिर्फ 1 महीना बचा है और फुटबॉल वर्ल्ड कप की सारी तैयारियां हमारी पूरी हैं, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, फिर आनंद फानंद में इन सब ने इकट्ठे हुए कोई सोल्यूशन निकाला, सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी को इन्होंने कैंसिल ऑफ किया। दोबारा से आनंद फानंद में इलेक्शंस हुए और आपको शायद याद हो हमारे इंडिया की फुटबॉल टीम का एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर रहा, कैप्टन भी रहा, बाचुंग भूटिया। वो बाचुंग भूटिया ने भी इलेक्शंस लड़े, हालांकि वो हार गया, एक अलग बात है, वो बाचुंग भूटिया ने भी इलेक्शंस लड़े, वो हार गया। और एक नई कमेटी बनी जो उसके बाद इलेक्शंस के बाद बनी और ये सब कुछ बड़े आनंद फानंद में हुआ विद इन स्पैन ऑफ अ वीक और 10 डेज। जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो फिर इंडिया वालों ने फीफा को कहा कि साहब आप लोगों ने सब कुछ अपना ठीक ठाक कर लिया है, और फीफा ने फिर हमारी मेंबरशिप को रिस्टोर करा। जब फीफा ने हमारी मेंबरशिप को रिस्टोर करा तब उसके बाद फिर ये अनाउंस हुआ कि नाउ द फुटबॉल वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन इंडिया। कौन सा फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ? गर्ल्स अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, और ये अभी 2-3 महीने पहले ही इंडिया में कॉन्क्लूड हुआ है। यहाँ से बात आती है रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा फुटबॉल के जो एसोसिएशन था कि आप इलेक्शंस करवाएं, और जब तक आप इलेक्शंस नहीं करवा रहे हम अपनी तरफ से कमेटी बना रहे हैं, और उनकी रिकॉग्निशन ख़त्म कर दिया। इसका रिकॉग्निशन ख़त्म हो गया। जो हमारी इंडिया की भी ओलंपिक कमेटी है, IOA जिसको कहते हैं, उन्होंने रिकॉग्निशन ख़त्म कर दिया। तो कुछ समय के लिए फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी। अभी हाल फिलहाल की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस हो सकते हैं। आपको शायद पता हो इसके बारे में कि कुछ टाइम पहले हमारी जो रेसलिंग एसोसिएशन है उसको भी डी रिकॉग्नाइज किया गया था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रेसलर्स ऐसे मिले जिन्होंने डोपिंग करी हुई थी, ड्रग्स लेते थे। ऐसे ही वो बॉक्सिंग में भी हुआ था। तो अगर कोई भी स्पोर्ट्स बॉडी अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, हमारी जो क्रिकेट बॉडी है BCCI वो तो रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन
IPL is not the part of BCCI. You should be surprised to know this thing. IPL is not the part of BCCI. IPL की एक अलग गवर्निंग बॉडी है और इसी वजह से आपने देखा होगा IPL के रूल्स भी अलग अलग होते हैं। इस बार भी IPL में बड़े ज़बरदस्त नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए। जो अभी IPL स्टार्ट हुआ है 31 मार्च को, उसके अंदर एक बड़ा खास रूल है कि टॉस होने के बाद आप अपने 11 प्लेयर कौन कौन से होंगे वो चूज़ करिए। अदरवाइज हमेशा क्या होता है कि पहले 11 प्लेयर चूज़ करो, उसके बाद टॉस होगा। इस बार चेंज किया कि पहले आप टॉस कर लो, डिसाइड कर लो बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है, उसके हिसाब से अपने 11 प्लेयर अनाउंस करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। IPL के बारे में आई एम नॉट 100% श्योर कि वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है या नहीं, बट BCCI इज अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। तो अगर किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज दी जा रही हैं तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो सर्विसेज कौन देगा वो ध्यान से देखिएगा। वो सर्विसेज देगा कोई एक इंडिविजुअल, लेकिन वो इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, जैसे कि विराट कोहली BCCI को सर्विसेज देता है। अभी कुछ टाइम पहले विराट कोहली को 7 करोड़ का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ। विराट कोहली, रोहित शर्मा और अजय जडेजा और एक जसप्रीत बुमराह, इन 4 लोगों को 7-7 करोड़ का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ। तो इंडिविजुअल एज अ प्लेयर 7 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे BCCI से खेलने के लिए। उस 7 करोड़ के ऊपर कोई GST नहीं है, एग्जेम्प्ट है। रेफरी होगा, एम्पायर होगा, कोच होगा, टीम मैनेजर होगा, तो फिर ये सब कुछ एग्जेम्प्ट रहेगा। इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, GST नहीं लगेगा। इसी प्रकार से कोई एक स्पोर्ट्स बॉडी किसी दूसरे स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज देगी तो वो भी एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं रखा गया है। देन हमारे पास आता है एंट्री नंबर 53। ये कहता है कि साहब अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं और उनका अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हैं तो स्पोर्ट्स इवेंट्स के स्पॉन्सरशिप सर्विसेज को भी एग्जेम्प्ट रखा गया है, उसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पे याद होगा, अदरवाइज हम लोगों ने सीखा था कि जितने भी स्पॉन्सरशिप इवेंट्स हैं, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हैं, वहाँ पे सब जगह RCM के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स के जो हमारे ये स्पॉन्सरशिप्स हैं, इनको एग्जाम्प्ट रखा गया है, इसके ऊपर कोई GST चार्ज नहीं होगा। हालांकि इन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि साहब वो स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कौन करे, लेकिन आप मोटा मोटा ये मान लें कि जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स इंडिया में ऑर्गेनाइज होते हैं उन सब पे ये वाला असूल, ये वाला पॉइंट अप्लाई हो जाता है। कुछ सर्विसेज, स्पोर्ट्स सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल सर्विसेज हैं। कौन कौन से टैक्सेबल सर्विसेज हैं? अगर कोई एक इंडिविजुअल है जो सर्विसेज दे रहा है एज अ सेलेक्टर, अगर कोई इंडिविजुअल सर्विसेज दे रहा है एज अ कमेंटेटर, क्यूरेटर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, तो उनकी सर्विसेज टैक्सेबल रखी गई हैं। अगर कोई प्लेयर किसी फ्रेंचाइजी को सर्विसेज दे रहा है लेकिन वो एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है तो फिर उनके पेमेंट्स के ऊपर GST लगेगा। जैसे अगर विराट कोहली RCB को सर्विसेज देता है ड्यूरिंग द मैचेस ऑफ IPL खेलता है ना उनके लिए, तो IPL खेलना इस बेसिकली सर्विसेज देना, जिसके लिए विराट कोहली को RCB से पैसा मिलता है। नाउ अगर ये IPL का इवेंट रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, मैं वो फिर कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि ये रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट है या नहीं है, मेरे को नहीं पता। मान लो ये रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है तो फिर विराट कोहली की जो सर्विसेज हैं, जो RCB को वो सर्विसेज दे रहा है, वो डेफिनेटली टैक्सेबल हो जाएंगी। और अगर IPL रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, उसमें फिर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें फर्स्ट क्लास तरीके से समझ आ रही हैं। देन यहाँ से हम लोग और आगे चले तो हमारे पास आता है ये वाला कंसेप्ट जो कि फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस विच आर लोकेटेड इन इंडिया, इनसे रिलेटेड है। तो जो इंटरनेशनल बॉडीज़ इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो फॉरेन कंट्रीज़ की एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, जो एम्बेसीज और हाई कमीशंस इंडिया में ऑपरेट करते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। उन सब के सर्विसेज को एग्जेम्प्ट रखा गया है, टैक्सेबल नहीं किया गया है। कौन कौन से केसेस हैं हमारे पास? ऐसे हमारे पास केसेस हैं, हाई कमीशन की सर्विसेज हैं, एम्बेसी की सर्विसेज हैं, काउंसलेट की सर्विसेज हैं, एग्जेम्प्ट हैं। लेकिन इनके अलावा जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं, जैसे कि WHO है,
जैसे कि यूनेस्को है, जैसे कि यूनिसेफ है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जैसे कि इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, इन सब की सर्विसेज को टैक्सेबल किया गया है। इनके ऊपर जीएसटी लगेगा, किसी प्रकार का कोई एग्जम्पशन नहीं दिया गया है। टूर ऑपरेटर, ये टूर ऑपरेटर वाले को भी मार्क कर देना एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार इसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस हैं। खासतौर पर जब हम लोग एंट्री नंबर 52A की बात करते हैं तो ये एग्जाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंट्री नंबर 60 जो कि हमारा टूर ऑपरेटर से रिलेटेड है, ये कहता है कि साहब अगर कोई रिलीजियस पिलग्रिमेज है, रिलीजियस पिलग्रिमेज अगर कोई है तो जिसको हम लोग तीर्थ यात्रा बोलते हैं बेसिकली हिंदी में, तीर्थ यात्रा पे अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो तीर्थ यात्रा से रिलेटेड जो हमारी सर्विसेज हैं उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लेकिन वो कौन कौन सी तीर्थ यात्रा होगी? वो तीर्थ यात्रा होगी दो। कौन कौन सी? एक तो है साहब अगर कोई मुस्लिम हज के लिए जा रहा हो, अगर कोई मुस्लिम है जो हज के लिए जा रहा हो, या फिर अगर हम लोग चाइना के अंदर जो हमारा एक शिव जी का मठ है कैलाश मानसरोवर, उसके बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हो। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो आप लेह लद्दाख से होते हुए जाता है और एक रास्ता जो है वो सिक्किम की तरफ से होकर जाता है। तो दोनों रास्तों से अगर आप कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं तो वो एग्जम्पशन दिया गया है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपकी जो टूर ऑपरेटर की सर्विसेज हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से हज कमेटी अगर कोई हज ऑर्गेनाइज कर रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया गया है। इसके साथ में अगर कोई ऐसी इंडियन टूर ऑपरेटर है, जैसे आपने नाम सुना होगा मेक माई ट्रिप, MMT जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मेक माई ट्रिप इंडियन टूर ऑपरेटर है जो कि एक फॉरेन टूरिस्ट को सर्विसेज दे रहा है। और वो जो फॉरेन टूरिस्ट को सर्विसेज दे रहा है वो एक ऐसे टूर से रिलेटेड है जो 100% इंडिया से बाहर है। आपको याद है मैंने आपको इससे रिलेटेड क्लास में एग्जांपल भी दिया था कुछ इस प्रकार से कि एक ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, उसने मेक माई ट्रिप को कांटेक्ट किया और उसने कहा कि साहब मैं श्रीलंका जाना चाहता हूँ घूमने के लिए, मेरे लिए आप एक टूर ऑर्गेनाइज कर दीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन सर्विसेज ले रहा है इंडिया के टूर ऑपरेटर से, और सर्विसेज ले रहा है किस चीज से रिलेट करते हुए? रिलेट कर रहा है फॉर अ फॉरेन टूर टू श्रीलंका। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी मेक माई ट्रिप सर्विसेज दे रहा है उस फॉरेन टूरिस्ट को, उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। दैट हैज बीन एग्जेम्प्टेड एंड नो जीएसटी विल बी इम्पोज्ड। नाउ द इशू अराइजेस, जिसका सोल्यूशन 52A के अंदर इस बार इन्होंने दिया है। ना द इशू अराइजेस कि अगर ये ऑस्ट्रेलियन जो टूरिस्ट है उसने मेक माई ट्रिप को अप्रोच किया और कहा कि साहब मैं कुछ टाइम इंडिया घूमना चाहता हूँ और कुछ टाइम मैं श्रीलंका जाना चाहता हूँ। तो जब मैं इंडिया घूमना चाहता हूँ तो मैं आगरा भी जाना चाहता हूँ ताजमहल देखने के लिए, मैं दिल्ली के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी देखना चाहता हूँ। इसी प्रकार से मैं लेटेस्ट से राजस्थान के जो महल हैं वहाँ पे वो भी देखना चाहता हूँ, और फिर मैं पुरी में भी जाना चाहता हूँ जहाँ पे वो मंदिर है कृष्ण भगवान जी का, वहाँ पे भी जाना चाहता हूँ। और इस तरीके से बाकी और बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो मैं 20-21 दिन 3 हफ्ते में इंडिया में घूमूंगा, 1 हफ्ता मैं श्रीलंका घूमना चाहता हूँ, मेरे लिए टूर बना दो। तो ये टूर कौन डिमांड कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन डिमांड कर रहा है। किससे डिमांड कर रहा है? मेक माई ट्रिप से डिमांड कर रहा है। पहले पोजीशन ये था कि अगर इस तरह का कोई टूर है जहाँ पे कुछ टाइम इंडिया में है और कुछ है वो इंडिया से बाहर है, तो हम पूरे टूर के ऊपर जीएसटी चार्ज किया करते थे। एग्जेम्पशन कब था? एग्जेम्पशन था अगर पूरा टूर इंडिया से बाहर का है तो वो एग्जेम्प था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कुछ पार्ट टूर का इंडिया में है, कुछ पार्ट टूर का इंडिया से बाहर है, तो वो पूरा टैक्सेबल हुआ करता था। अब हम लोग कर रहे हैं एंट्री नंबर 52A। एंट्री नंबर 52A ने कहा कि हम पूरा का पूरा टैक्सेबल ना करते हुए प्रोपोर्शनल टैक्सेबल करेंगे। तो जितने दिन वो व्यक्ति इंडिया में है उतने दिन का टैक्सेबल, और जितने दिन वो इंडिया से बाहर है उतने दिन का एग्जेप्ट।
अभी कैसे पता चले कितने दिन कहाँ और कितने दिन कहाँ, और कैसे उसकी टैक्सेबिलिटी और कैसे उसके एग्जेम्पशंस के बारे में बात कर रहे हैं, उससे रिलेट करते हुए एंट्री नंबर 52A इन्होंने दे दिया। और एंट्री नंबर 52A इस बार का नया है, एग्जाम्पल्स के साथ बात को समझेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा। इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू अ फॉरेन टूरिस्ट। एक फॉरेन टूरिस्ट है, उसको सर्विसेज दे रहे हैं, विच आर परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया shall be exempt in case those services which are provided partly in India and partly outside India। कहने का मतलब ये है कि अगर सर्विसेज का कुछ पार्ट इंडिया में है, सर्विसेज का कुछ पार्ट इंडिया से बाहर है, तो जो इंडिया से बाहर वाली सर्विसेज हैं उनको एग्जेम्प्ट करेंगे, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कितना इंडिया में और कितना इंडिया से बाहर और कितना एग्जेम्प्ट करना है, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे कहा कि साहब इसके लिए एग्जेम्पशन करने के लिए, एग्जेम्पशन देने के लिए, फॉर दिस पर्पस द वैल्यू विल बी टेकन टू बी द लोअर ऑफ। वैल्यू जो लिया जाएगा एग्जेम्पशन के लिए, जो वैल्यू लिया जाएगा वो वैल्यू होगा लोअर। किस किस का लोअर? पॉइंट नंबर ए, प्रोपोर्शनेट टोटल कंसिडरेशन चार्ज फॉर द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द टूर इज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया। तो पूरे टूर का प्रोपोर्शन कर देना, जितने दिन वो इंडिया से बाहर था। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें यह था कि 3 हफ्ते इंडिया में और 1 हफ्ता इंडिया से बाहर, तो टोटल टूर की कॉस्ट को आप 3:1 की रेशियो में डिवाइड कर दो। जो 1 हफ्ता वो इंडिया से बाहर था उसका जो रेशियो आएगा, प्रोपोर्शन आएगा, वो एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा, और जो इंडिया का 3 हफ्ते है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इसको आपने कंपेयर करना है, अभी किसके साथ कंपेयर करना है? सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन ऑफ द टूर चार्ज। अब उल्टा कर लो कि साहब मैं सिर्फ 1 हफ्ता इंडिया में रहूंगा और 3 हफ्ता मैं श्रीलंका में रहूंगा, तो प्रोपोर्शन निकालेंगे 3 हफ्ते का। ऑब्वियसली बात है, प्रोपोर्शन 3 हफ्ते का काफी ज्यादा आएगा, बट दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ टोटल टूर वैल्यू। तो इसका मतलब कभी भी टोटल टूर वैल्यू का 50% से ज्यादा का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, उससे कम का एग्जेम्पशन हो सकता है, ज्यादा का एग्जेम्पशन नहीं हो सकता है। इस बात को सिखाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने कुछ आपको सिचुएशंस दिए हैं। ईमानदारी की बात बोलूँ, ये मैंने नहीं दिए हैं, ये मेरे नहीं हैं। जब ये कानून बना है 52A नाम का एक नया कानून जब ये वाला बना है, तो इस नए कानून के लिए जो नोटिफिकेशंस आए थे, उस नोटिफिकेशन के अंदर ही ये वाले एग्जाम्पल गिवन थे, मैंने वहाँ से कॉपी कर लिए हैं, मैंने वहाँ से चोरी कर ली है। तो मैं बड़ी साफ सुथरी बात करता हूँ जी, बिल्कुल घुमाने वाली बात और अनड्यू क्रेडिट लेने वाली बात मेरे से नहीं होती है। तो आपको साफ साफ बता दिया है कि ये एग्जाम्पल्स मेरे अपने एग्जाम्पल्स नहीं हैं। यहाँ पे पहली सिचुएशन है कि एक फॉरेन टूरिस्ट है, वो 3 दिन इंडिया में रहेगा और 2 दिन वो नेपाल में रहेगा। टोटल पैसा 1 लाख रुपए का है टूर का। तो अब आप इस 1 लाख रुपए को 3:2 में डिवाइड कर दो, रेशो 3:2 की लगा दो, और सब्जेक्ट टू दैट आप मैक्सिमम कितना करोगे? 1 लाख का 50%, दैट इज 50,000 रुपये। तो अगर आप 3:2 की रेशियो में लगाओगे तो 2 दिन जो नेपाल के हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 3:2 की रेशियो के हिसाब से 40,000 रुपये बनता है, तो 40,000 रुपये नेपाल का, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपये। दोनों में से जो लोअर है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लोअर कितना है? 40,000 रुपये लोअर है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि साहब 2 दिन इंडिया में और 3 दिन नेपाल में, टोटल आ रहा है 1 लाख। तो अगर आप प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे तो नेपाल का प्रोपोर्शन वैल्यू आता है 60,000, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000, तो 50,000 पे आप एग्जेम्प्ट कर देंगे। इसी प्रकार से 2.5 दिन इंडिया में और 3 दिन नेपाल में, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास अमाउंट आता है 54,545 नेपाल का, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये आपने एग्जाम्प्ट कर दिया। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसके अंदर किसी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी, परेशानी आई होगी। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, विच रिलेट्स टू अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी like a club, like a RWA, like AOP, BOIs, unincorporated bodies हैं या कोई नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ हैं जो अपने ही किसी मेंबर को सर्विसेज दे रही हैं, उनका हम लोग क्या करेंगे? मेरे बेटा, जैसे AOP है, BOI है, कोई रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, कोई क्लब है, अगर ये लोग अपने ही मेंबर को सर्विसेज दे रहे हैं
तो वो सर्विसेज हम लोग टैक्सेबल ना करते हुए एग्जेम्प्ट करेंगे। वो 100% एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन कुछ उस पर कंडीशंस आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि कोई ट्रेड यूनियन है, तो ट्रेड यूनियन की सारी सर्विसेज आप हमेशा फुली एग्जेम्प्ट करेंगे, कभी भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो एग्जेम्प्ट है, तो उसको अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे होंगे तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की अगर हम लोग बात कर दें, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जब अपने रेसिडेंट्स को, रेसिडेंट मेंबर्स को जब वो सर्विसेज देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कुछ अमाउंट टैक्सेबल करेंगे, कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट करेंगे। कितना टैक्सेबल, कितना एग्जेम्प्ट, ध्यान से देखिएगा। अगर अमाउंट 7,500 रुपये से ज़्यादा का है जो कि पर मेंबर चार्ज किया जा रहा है, RWA वाले अगर हर मेंबर से 7,500 रुपये से ज़्यादा का पैसा चार्ज करें पर मंथ, तो वो टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल करेंगे? मान लीजिए अगर 8,000 है तो वो 7,500 से ज़्यादा है, तो क्या पूरा 8,000 टैक्सेबल कर दें, या 7,500 को छोड़ के बाकी का 500 रुपये टैक्सेबल करें? इससे रिलेटेड मद्रास हाई कोर्ट की हमारे पास एक जजमेंट आई है अभी हाल फिलहाल में, जिसका नाम है ग्रीनवुड्स ओनर्स एसोसिएशन। ये जो ग्रीनवुड ओनर्स एसोसिएशन है, ये कहता है, ये सुप्रीम मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस में ये कहा है कि आप 7,500 रुपये एग्जाम करोगे और बाकी का एक्सेस अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल करोगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है, हमने 7,500 रुपये तक का एग्जामेशन दिया और बाकी का 500 रुपये हम लोग टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन अगर RWA वाले पैसा चार्ज कर रहे हैं 7,500 रुपये पर मेंबर से कम, पर मंथ पर मेंबर से कम, अगर 7,500 से कम चार्ज हो रहा है तो दैट विल बी ऑल फुली एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई GST चार्ज नहीं होगा। CA इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट की इस जजमेंट का कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया हुआ। तो CA इंस्टीट्यूट क्या करता है कि अगर मान लीजिए 9,000 रुपये का अमाउंट है, वो 7,500 से ज़्यादा हो गया, तो पूरा 9,000 रुपये टैक्सेबल कर रहे हैं, टू विच आई फुली डिसएग्री। ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। देन हमारे पास कुछ और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट स्टिल अगर एक बार अगर आप कुछ देख लें ऐसा कि भाई कुछ आपको याद है आज से लगभग कोई 1.5 साल पहले फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था पूरे नॉर्थ इंडिया में, राधा पूरे इंडिया में। और वो फार्मर्स का प्रोटेस्ट किस चीज़ से रिलेट कर रहा था? नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 कानून बनाए थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग से रिलेटेड। अब वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग से रिलेटेड और उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे रिलेटेड कुछ कानून बनाए थे नरेंद्र मोदी सरकार ने। 3 कानून थे और उन 3 कानूनों को प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत सारे फार्मर्स। और वो जो फार्मर्स थे वो फार्मर्स की यूनियंस बनी हुई थी। तो एक फार्मर किसी यूनियन का था, दूसरा फार्मर किसी तीसरी यूनियन का था, तीसरा फार्मर किसी तीसरी यूनियन का था, इस प्रकार से। नाउ जब ये फार्मर्स की यूनियन है तो यूनियन का मेंबर बनने के लिए कुछ फीस चार्ज की जाती है। इसी प्रकार से जो ट्रेड यूनियंस होती हैं या जो बिजनेस यूनियंस होती हैं, कई बार आपने देखा होगा जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो एक्स स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी यूनियन बनाई जाती है। मैं जिस स्कूल से पास आउट हुआ हूँ दिल्ली में, हमारे स्कूल की एक्स स्टूडेंट्स की यूनियन बनी हुई है। तो वहाँ पे एनुअल बेसिस के ऊपर कुछ पैसा चार्ज किया जाता है, एनुअल बेसिस पे कुछ पैसा चार्ज किया जाता है टू बी अ मेंबर ऑफ दैट यूनियन। सरकार ने कहा कि साहब अगर वो 1,000 रुपये या 1,000 रुपये से कम का है तो एग्जाम्प्ट रखेंगे पर ईयर, 1,000 रुपये पर ईयर है, पर मंथ नहीं है। लेकिन अगर ये अमाउंट 1,000 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम उसे टैक्सेबल कर देंगे। तो दिस इज़ एंट्री नंबर 77A जो मैंने अभी आपको बताया। देन इससे रिलेट करते हुए मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको देखिएगा और मेरे को नहीं लगता आपको इसके अंदर कोई दिक्कत होगी। और आज का ये सेशन मैं आपके साथ यहाँ तक ही करता हूँ। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमारे रहते हैं, वो टॉपिक्स मैं आपको फिर नेक्स्ट सेशन में, दैट इज़ कल फ्राइडे को, मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा।
और इस चैप्टर को हम लोग वाइंड अप कर देंगे। इस चैप्टर को अच्छे से करके जाइएगा, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मिस करने पे आपका नुकसान हो सकता है, एग्ज़ाम में नुकसान हो ना हो, रियल लाइफ में आपका नुकसान हो सकता है। तो डू नॉट मिस एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। आई विल बी बैक लाइव ऑन कमिंग मंडे। मैं मंडे से लाइव आ जाऊंगा और मैंने आप लोगों के साथ MCQs भी डिस्कस करने हैं, तो वेट कीजिएगा MCQs के लिए। आई प्रॉमिस यू दैट इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ सेशन। एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।